रह जाता है यार। गुड मॉर्निंग कुणाल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 11 ही लोग आए भाई, सब छुट्टी में चले गए क्या? दिवाली का छुट्टी अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुम 12 हो गए। एक तो मैसेज छोड़ता हूँ, आ जाओ भाई सभी। पढ़ने चलो। हेलो, कहाँ गए भाई? हाँ, इधर है। हाँ, बढ़ रहा है तो शेयर कर लिया जाए अपना। अपन क्या पढ़ रहे थे? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट, चलो। है? हाँ ठीक ठीक। हाँ ठीक ठीक ठीक। ये पता चले तो बताना, फर्स्ट ईयर की क्लास थर्ड पीरियड है कि नहीं, है ना? क्योंकि मेरी भी क्लास है, लेना है कि नहीं लेना है समझ में नहीं आ रहा। हेलो हेलो हेलो। खड़ंगा कुछ होता ही नहीं रहा। क्लास ले रहा हूँ। कर्नल वर्मा से पूछ। हेलो, नमस्कार गुप्ती, कहाँ रहते हो दीदी? वो क्या बोलते, फर्स्ट ईयर का इंडक्शन है ना, थर्ड पीरियड? अच्छा अच्छा, और वही पूछा था व्हाट्सएप में जवाब कि बिल्कुल क्या पड़ा था, थोड़ा देर। मेरे साथ भी पिछले हफ्ते दिक्कत हुई, कोई बात नहीं है। बात आने नहीं सर, मैं तो होटल में हूँ, तो तो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। साजिद अली तक आ गया भाई, उदित अभी तक नहीं आया है। उदित लास्ट 17 हो गया, 18 भी हो गया। उदित आ गया लगता है। कहाँ आ गया उदित? युवराज, युवराज है लास्ट। हाँ ठीक, उदित तीसरे भाई। वैभव शर्मा भी है।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे तेरा नाम का मेरे छोटे भाई का दोस्त है, इसलिए मैं थोड़ा वैभव शर्मा 2 करोड़ के पैकेज में है रे। तेरे को भी निकलना है इसी। तेरे को नहीं, सभी को निकलना। यार तुम लोग खतरनाक बैच है भाई, एक से एक तुम लोग नाम जो है ना सब मेरे कई दोस्तों से मिलता है। देखो, अजीत गुप्ता है, दूसरा मनीष, तीसरा अमित राय, चौथा वैभव शर्मा, सुधीर, युवराज। हाँ चलो, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे काफी लोग आ गए। ठीक है, आगे चलें, शुरू करें। अरे एक बार यस यस सर तो सर। बोल दो भाई जोर से। यस सर। यस हाँ, सर। थोड़ा जोश आता ना, इधर अकेले बैठ के बक बक करते रहता हूँ, है ना। चलो, हमने लास्ट पीरियड में, लास्ट क्लास में ये वाला देखा था जिसमें हमने वर्टिकल बार लेकर, है ना, ये कैलकुलेशन किया था सेंट्रॉइड निकालने का। ठीक है, अब आप चाहो ना तो इसी क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल बार लेके भी बना सकते हो, है ना। ये यहाँ शॉर्टकट कर दिया है, देखो यहाँ एक स्लाइड दिखा रहा हूँ मैं। ये शॉर्टकट कर दिया है, ये ज़्यादा पूरे स्टेप को लिखा नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दिया है। और डायरेक्ट क्या लिखना है, बाकी स्टेप तो आपको पता ही है। इसमें एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाना है, फिर उसका सेंटर मार्क कर देना है, फिर उसको एक्स बार यल और वाई बार यल करके उसका कोऑर्डिनेट दिखाना है। ठीक है, लेकिन इसमें मेहनत क्या है कि इधर आपको एक पॉइंट दोनों साइड इसमें दिखाना पड़ेगा, है ना। इसमें दोनों साइड आपको पॉइंट दिखाना पड़ेगा। आपका ये पहला पॉइंट इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट पी है। और उसके बाद आप दूसरा पॉइंट इस तरफ दिखाओगे, पॉइंट क्यू है। और उसके बाद दोनों का कोऑर्डिनेट लिखोगे, x1 y1 x2 y2। ठीक है, फिर x1 कितना होगा, y1 कितना होगा, x2 कितना होगा, y2 कितना होगा, ये सब निकालना होगा। तो ये मैं अभी यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अपना सेंट्रॉइड वाला पोर्शन हो गया खत्म। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन कराया हूँ अभी इसमें इंटीग्रेशन में, क्योंकि यही क्वेश्चन अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी बनाने हैं। ठीक है, तो अपन इस एक ही में ज़्यादा समय नहीं लगाते। आपको यही चीज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत सारे कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ही मेन इस यूनिट में आता है एग्जाम में। सेंट्रॉइड निकालना तो क्या है, सेंट्रॉइड चलो बेसिक चीज़ें करके सेंट्रॉइड से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले का फर्क दिखेगा, वो मैं आपको उस समय जब फार्मूला बताऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तब आपको बताऊंगा कि इसके और उसके फार्मूले में बस अंतर है। बाकी स्टेप्स जो हमने इसमें पढ़ा कि कैसे स्ट्रिप लेना है, कैसे उसमें पॉइंट मार्क करना है, कैसे एक्स बार ई एल वाई बार ई एल लिखना है, फिर कैसे उसमें 1 पॉइंट या 2 पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, ये सारा तरीका जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रॉइड निकालना है तो बस आपको फॉर्मूला लगाना होता है, एक्स बार ई एल इंटू डी ए अपॉन डी ए। ठीक है, अपॉन डी ए, और वहां पर फार्मूला थोड़ा सा बदल जाए। ठीक है, फार्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा। चलो, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। आपको ये बनाने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना अभी यहाँ पर जो मास्टरी किए होगे इस क्वेश्चन को बनाने में, उससे 4 गुना मास्टरी आपको उसको बनाने के बाद आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई फियर वाली बात नहीं है कि अपन ने एक क्वेश्चन बनाया तो अपने से बाकी बन पाएगा कि नहीं। वो उधर जाने के बाद आपको उसका एकदम कंप्लीट मास्टर हो जाओगे। ठीक है, तो अभी हम ये इंट्रोडक्टरी टाइप का सेंट्रॉइड टॉपिक था, लेकिन हमने इसको अच्छे डिटेल में देख लिया कंपोजिट सेक्शन में कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन मेथड से हम इसको कैसे निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आ रहा हूँ मेन टॉपिक इसका, जो एग्जाम में जिसके क्वेश्चन आएंगे वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो जरा ये सिलेबस पे मैं एक नज़र डालता हूँ। अपना सिलेबस देखो क्या लिखा हुआ है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ सिंपल फिगर फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो क्या लिखा है, फॉर्म फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड से सिंपल फिगर का सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक है, और उसके बाद सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट सेक्शन, तो हमने दोनों देख लिया।
इंटीग्रेशन मेथड भी देख लिया और कंपोजिट मेथड भी देख लिया। अब आते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अब आप एक चीज ध्यान रखना कि जो सेंट्रॉइड होता है ना, सेंट्रॉइड का दूसरा नाम है, सेंट्रॉइड का दूसरा नाम है फर्स्ट मोमेंट। ठीक है, याद रखना इसका दूसरा नाम है फर्स्ट मोमेंट। मैं लिखता हूं फर्स्ट मोमेंट। ठीक है, और ये जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है ना, इसका दूसरा नाम है सेकंड मोमेंट। ठीक है, तो सेंट्रॉइड को बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोलते हैं सेकंड मोमेंट। ठीक है, सेंट्रॉइड का सिंबल हम लेते हैं कैपिटल सी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल हम लेते हैं कैपिटल आई। ठीक है, तो कैपिटल आई। सेंट्रॉइड जो होता है वो एक पॉइंट होता है ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एक वैल्यू होता है, वैल्यू। ठीक है, वो कोई पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट नहीं है, वो एक वैल्यू है, वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब क्या चीज का वैल्यू है मैं आपको डेफिनेशन वगैरह में बताऊंगा, लेकिन एक नजर मार लो जरा फटाफट। इसका डेफिनेशन देखना है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन सेक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यहाँ भी इंटीग्रेशन मेथड देखना है। फिर थ्योरम देखना है, इसका कौन सा थ्योरम है, तो वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो अपन पढ़ते हैं ना, वही वाला है। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड सेक्शन, स्टैंडर्ड सेक्शन मतलब सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ये तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो देखना है, और उसके बाद कंपोजिट सेक्शन देखना है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज बता दूं कि जो स्टैंडर्ड फिगर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन मेथड से ही निकलता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन मेथड से ये कर्व और वाले का भी निकलता है। ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है इंटीग्रेशन मेथड और दूसरा पार्ट है कंपोजिट सेक्शन, है ना, जैसा सेंट्रॉइड में था। और इसको पढ़ते भी वैसे ही हैं, अपन पहले कंपोजिट सेक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन मेथड में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन मेथड थोड़ा सा समझने में तकलीफ भी करता है। कंपोजिट सेक्शन क्या है, थोड़ा आसान बनता है ना। तो अपन यहाँ आसान वाले से चालू करते हैं ताकि अपना कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, जब इसमें आएंगे तब बाद में अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो, what is moment of inertia? Moment of inertia is also called as angular mass or rotational inertia. ठीक है, and second moment of area भी बोलते हैं इसको। ठीक है, is the inertia of a rotating body with respect to its rotation. एक बॉडी को घुमाते हैं, तो जब एक बॉडी किसी एक्सिस के गोल गोल घूमता है तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा, तो उसमें आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो घूमती हुई बॉडी में। एक तो आप बोल सकते हो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे लीनियर में रहता है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है ना, सीधे चलने वाले बॉडी में भी अपन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखते हैं। ठीक है, और फोर्स क्या क्या लग रहा है वो भी है, और फोर्स भी देखते हैं, है ना। तो नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फोर्स नहीं देखते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल मतलब वो घूम रहा है। ठीक है, और घूमने में जो फर्क आएगा उसका कैलकुलेशन है ये। यहाँ पर फोर्स का कैलकुलेशन नहीं है, और ना वेलोसिटी का है, और ना एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन अभी चलेगा ना, ये सिर्फ शेप के ऊपर। ठीक है, शेप के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक चीज बताओ, एक छोटा सा पत्थर गिराते हैं मान लो, ठीक है, 10 मंजिल बिल्डिंग से एक छोटा पत्थर गिराते और एक बड़ा पत्थर गिराते, दोनों एक साथ जमीन में गिरेगा क्या? नहीं सर, है, तो वेट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, हाँ, स्पीड अलग होगा सर। कौन कौन जल्दी गिरेगा? छोटा वाला जल्दी गिरेगा, सर बड़ा वाला जल्दी गिरेगा, बड़ा वाला एरिया जल्दी बड़ा हो गिरेगा, जाएगा सर। है, साथ में गिरेगा ना। साथ में गिरेगा। साथ में गिरेगा। यस सर। जी तो वैसे सेम होगा वैसे सबका। जी तो दोनों का सेम होगा। ठीक है, जी दोनों का सेम होगा, लेकिन छोटा पत्थर जल्दी गिरेगा कि बड़ा पत्थर जल्दी गिरेगा?
गिरेगा सर, है एक साथ गिरेगा। एक साथ गिरेगा। ये देखो, ये एक साथ गिरेगा वाला बात जो है, ये कहीं पढ़े हो कि ऐसे ही बता रहे हो अपने मन से? जी सेम है तो सर ग्रेविटेशनल स्पीड तो वही रहेगी ना। तो ये यहाँ पर ना कुछ डिफरेंस आएगा। मैं आपको एक छोटा सा चीज बताऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपको जैसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। ठीक है, एक्सेलरेशन सेम है, मगर व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या? एम इंटू जी, है कि नहीं है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है एम इंटू जी। तो जिसका मास बड़ा होगा उसका फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं? होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो भारी बॉडी है, ठीक है, उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, वो एक्सिलरेशन दोनों का सेम है, एक्सिलरेट वो दोनों एक ही एक्सिलरेशन है दोनों में, लेकिन फोर्स तो ज्यादा लग गया बाबू, फोर्स तो ज्यादा लग गया। ठीक है ना? और फोर्स ज्यादा लगने से क्या होगा? जो भारी वाला है वो पहले नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसको फोर्स, मतलब ये कौन सा फोर्स है? ये तो सेंटर की तरफ जो अर्थ खींचता है वाला फोर्स है ना। ठीक है, जोर से खींच रहा है उसको, तो जिसको जोर से खींचेगा वो जल्दी नीचे आ जाएगा। बात समझे? यस, यस सर, है कि नहीं? है ना? यस सर। तो आप ग्रेविटी पे तो ध्यान दिए, लेकिन आप इस पे ध्यान नहीं दिए कि ग्रेविटी से फोर्स बनता है, और फोर्स में मास होता है, और मास बड़ी बॉडी और छोटी बॉडी का अलग अलग होता है, तो स्वाभाविक है फोर्स भी अलग अलग होगा। ठीक है, और उसकी वजह से फाइनली जो बॉडी है वो, उसमें आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आएगा फॉलिंग में। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर है। सर सरफेस एरिया भी कुछ फैक्टर होता है क्या? जैसे बड़ा बॉडी और छोटे बॉडी में जैसे सरफेस एरिया का एक ही फैक्टर है कि जैसे कोई सरफेस से बड़ा रहता है ना, तो जब वो गिरता है तो हवा का उसमें फ्रिक्शन लगता है, हवा उसको रोकता है। ठीक है, उसके सरफेस में हवा पड़ता है ना। ठीक है, तो जो अपना एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन उसमें पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो भी आपका तब इफेक्ट करता है जब बहुत बड़ा शेप हो, है ना, बहुत बड़ा शेप हो जिसकी वजह से हवा का इफेक्ट उसमें पड़ सके, तब होता है ऐसा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आते हैं, चलो खैर हमको ग्रेविटी डिस्कस नहीं करना है। मैं तो ऐसे ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन था इससे रिलेटेड तो पूछ लिया। यहाँ पर क्या है, देखो मैं तुमको एक बड़े बढ़िया चीज बता रहा हूँ। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, आपके पास एक रेक्टेंगल पुट्ठा है, जैसे कॉपी का पुट्ठा रहता है ना, कॉपी का कवर, हार्ड कवर। ठीक है, आपके पास एक रेक्टेंगल शेप का कॉपी है समझ लो। ठीक है, कॉपी है या पुट्ठा है। अब आप एक काम करो, उस कॉपी को सेंटर से पकड़ लो और गोल गोल घुमाओ। ठीक है, सेंटर से पकड़ लो और गोल गोल घुमाओ। क्लियर? अब दूसरा केस, आपके पास फिर वही कॉपी है रेक्टेंगल शेप का। अब आप उसको कोने से पकड़ लो, एक कॉर्नर से पकड़ लो और गोल गोल घुमाओ। तो ठीक सर है, वो बैंड हो जाएगा तो मोशन। नहीं 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 नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ गोल घुमाना, मतलब मैं तुमको वीडियो में दिखाऊंगा। एक सेकंड मेरे को देखो, हाँ वीडियो में देखो, मैं तुमको दिखा रहा हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जरा समझना। ये देखो, जैसे ये रेक्टेंगल है। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल है ना, तो इसको मैं इधर से पकड़ लिया। ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ से ऐसे घुमाता हूँ। ठीक है, मतलब मैं ये एक्सिस है मेरा मतलब ये फिक्स है। ठीक है, और इसको मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा घुमा रहा हूँ। अब आप देखो, अब मैं इसको सेंटर से पकड़ लिया, अब सेंटर से मैं इसको घुमा रहा हूँ। ठीक है,
अब दूसरा एक और तरीका है, मैं इसको बेस से पकड़ लिया, बेस से पकड़ लिया, अब मैं इसको घुमा रहा हूं, तो तीनों घुमाने के तरीके में फर्क था कि नहीं था, बताओ। एक्सिस के ऊपर से डिपेंड कर रहा है। हाँ, मतलब एक्सिस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि तीनों में एक्सिस अलग अलग है ना, तो इसमें तीनों रोटेशन में फर्क है कि नहीं है, ऐसे फर्क है ना, स्वाभाविक है, वो तो आपको दिख ही रहा है कि तीनों अलग अलग तरीके से घूम रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन बॉडी तो एक ही था, बॉडी तो एक ही था, है ना, जो एरिया था वो तो एक ही था, ठीक है। तो यहां पर रोटेशन का कैलकुलेशन यही है कि जब आपके पास सेम एरिया है और एक्सिस अलग अलग हो जाता है तो रोटेशन में फर्क हो जाता है। अब हाउ विल यू डिफरेंशिएट, आपका एक ही बॉडी तीन तरीके से घूम रहा है तो आप उसका डिफरेंस कैसे बताओगे, बताओ। मतलब आपके पास कोई मैथमेटिकल चीज है ये चीज समझाने के लिए, ये तीनों का रोटेशन अलग अलग था करके, कोई ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा है स्कूल में जो ये बता सके कि आपके तीन रोटेशन, एक ही बॉडी के तीन रोटेशन अलग अलग हैं, उसको आप मैथमेटिकली लिख के बता सकते हो? नहीं, है ना। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बताया जाता है, जिसको आपने पढ़ा नहीं है अभी, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका वो कैलकुलेशन है जिसके थ्रू बॉडी के डिफरेंट रोटेशन को इंडिकेट किया जाता है। देखो यहां पर क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड पॉइंट ध्यान देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्लाइड टू एरियाज हैज नो रियल मीनिंग, नो रियल मीनिंग, ठीक है। आप इसका बोलोगे फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ, मैं नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि कैलकुलेट होने के बाद आएगा 5555, ठीक है, 4444, है ना, ऐसा कुछ कुछ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उस वैल्यू को लेके क्या बताऊंगा, बॉडी कैसा घूम रहा है, ठीक है ना। तो इसका रियल मीनिंग नहीं है कुछ, ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली कैलकुलेट करके आप ये डिफरेंसेस को इंडिकेट कर पाते हैं, ठीक है। तो when examined by itself it is merely a mathematical expression, ठीक है, and denoted by symbol I. The mathematical definition moment of inertia indicates that an area is divided into small parts dA and each area is multiplied by the square of its moment on about the reference axis. ये देखो, इसका नाम मैं अभी आपको बताया था, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि मोमेंट का फार्मूला आपको पता है, मोमेंट का फार्मूला देखो मैं अभी लिखता है यहाँ पर, इसका नाम सेकंड क्यों है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका सर एमआर स्क्वायर होता है क्या? देखो, मोमेंट, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, पता कि नहीं? मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। ये तुमने अभी एफएमई में तो पढ़ा होगा, एफएमई में जो बेसिक सिविल वाला जो सब्जेक्ट था एफएमई था, उसमें मोमेंट, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन इसको सेकंड मोमेंट इसलिए बोलते हैं कि जो सेकंड मोमेंट होता है ना, सेकंड मोमेंट, सेकंड मोमेंट का मतलब होता है जिसको अपन आई बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपको फोर्स लेना है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस करना है, अगेन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस करना है, मतलब डिस्टेंस से दो बार मल्टीप्लाइड, इसीलिए इसको सेकंड मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो बार डिस्टेंस मल्टीप्लाई, और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया जो बोलते हैं ना, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, एरिया, एरिया में क्या होता है, एरिया में आप ये फोर्स को हटा देते हैं और फोर्स की जगह क्या रखते हैं, एरिया, फोर्स की जगह आप एरिया रखते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और मोमेंट ऑफ एरिया का मतलब होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट मतलब क्या है, मोमेंट मतलब कोई बताएगा, मोमेंट मतलब,
मोमेंट मतलब घूमना, ठीक है ना, मोमेंट मतलब होता है घूमना, ठीक। तो अगर कोई मोमेंट लगा, किसी फोर्स के कारण लगा, तो फोर्स के कारण घूम रहा है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। और अगर किसी एरिया पे लगा तो वो एरिया घूम रहा है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। तो ऐसा करके मोमेंट होता है, ठीक है। तो खैर एनी हाउ, ये हम यहाँ पर ये बता दिया मैं आपको कि इसका जो फार्मूला है उसमें डिस्टेंस 2 बार मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर फोर्स का मोमेंट निकाल रहे हो तो फोर्स लेना है, और अगर एरिया का मोमेंट निकाल रहे हो तो फोर्स की जगह एरिया लेना है, ठीक। अब आप फार्मूले में आ जाओ, आई पे। देखो फार्मूला क्या लिखा है, फार्मूला ये लिखा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो स्क्वायर डी ए, ठीक है, इंटीग्रेशन रो स्क्वायर डी ए। ये रो जो है, ये रो क्या लिखा हुआ है, रो फिलहाल ऐसी ऐसी ऐसे ही सिंबल है, समझ लो, है ना। फिलहाल ये रो नाम का सिंबल अपन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये रो का मतलब क्या है, रो की जगह आप एक्स ई एल और वाई ई एल ये पुट करते हैं रो की जगह, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू रो स्क्वायर डी ए, है ना। और रो की जगह जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालते हैं, मतलब जैसे कोई एरिया एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन वाई ई एल डी ए। ये अच्छा, ये मैं स्क्वायर लगाना भूल गया यहाँ पर, है वाई ई एल स्क्वायर डी ए। मतलब इसको सिंपल फॉर्म में अगर बोलूं मैं, तो ये ऐसे लिखते हैं कि आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है ना, उसको सिंपल फॉर्म में बता रहा मैं। सिंपल फॉर्म में उसको ऐसे लिखते हैं कि जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकाल रहा हूं मान लो, तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के बाद अंदर में रहेगा आपका एक्स एक्सिस पे निकाल रहे हो ना, तो वाई ई एल रहेगा, ठीक है, वाई ई एल स्क्वायर, वाई ई एल स्क्वायर डी ए, वाई ई एल स्क्वायर डी ए, ठीक है। ये अगर आप इंटीग्रेशन अगर आप आई एक्स एक्स निकाल रहे हो, और अगर आप आई वाई वाई निकालते हो, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस निकालते हो, ठीक है, वाई पे निकाल रहे हो, तो फार्मूले में क्या रहेगा, इंटीग्रेशन एक्स एलिमेंटल स्क्वायर इंटू डी ए, ठीक है। ये होता फार्मूला, है ना, वाई स्क्वायर डी ए एक्स स्क्वायर डी ए, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी ए, आई वाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी ए। ऐसे सिंपल फॉर्म में ऐसे याद रखो, ठीक है। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी ए, और आई वाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी, ठीक है। ये होता फार्मूला, ठीक। ये बेसिक इंटीग्रेशन का फार्मूला है, जिसके थ्रू आप सारा जो स्टैंडर्ड एरिया है उनका कैलकुलेशन करके रखते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में जाता हूं मैं। ये देखो, अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपोजिट एरिया या इरेगुलर शेप का जो एरिया होता है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो ये कॉपी में ये पॉइंट को लिखना, है ना। ये जैसे उसमें स्टेप लिखाया था ना क्या क्या करते हैं, वैसे इसका स्टेप बता रहा हूँ, लेकिन इसका स्टेप थोड़ा सा और एक दो स्टेप बढ़ जाएगा इसमें, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सिस वैक्सिस सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो जरा, सबसे पहला क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स फिगर। आपको एक फिगर दे रखा है, जैसे ये पीला वाला देखो, आपको ये फिगर दिया हुआ है। अब आपको जब ये फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ लूं, इस फिगर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेरे को लेना है, कहाँ लूं, तो उसके आगे लिखा है इफ नॉट गिवन। मान लो अगर वो नहीं दिया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, क्रिएट योर ओन एक्सिस बाय ड्राइंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिगर। तो अब आप खुद का एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लीजिए, ठीक है।
तो अभी तुमने देखा था सेंट्रॉइड के तुमने जितने भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हर एक क्वेश्चन में बना के दिया हुआ था, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में बना के देना वहां जरूरी भी था, क्योंकि आपको अपने तो सब कोई अलग अलग एक्सिस ले लोगे तो सबका कोऑर्डिनेट ही अलग अलग आ जाएगा, है कि नहीं, है ना, इसलिए वहां पर देना जरूरी था। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐसा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जहां का पूछ लूंगा उसका कैलकुलेशन आप किधर से भी करो आएगा उतना ही, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सिस नहीं देता, एक्सिस आप खुद सेलेक्ट कीजिए। तो अब आपको देखो यहाँ पर एक्सिस सेलेक्ट कैसे करोगे, है ना, ये इसका मैं आपको 3 पॉइंट लिखाऊंगा इसका खास कि कैसे एक्स और वाई एक्सिस मार्क किया जाता है अलग अलग फिगर में। और ये 3 फिगर जो बने ना, बड़ा शानदार फिगर है ना, ये तीनों से आपको वो चीज का आइडिया होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट से देखो, सेकंड पॉइंट से दिक्कत नहीं है, अब आप वही करोगे जो सेंट्रॉइड में करते थे। आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द कॉम्प्लेक्स शेप इनटू बेसिक शेप। देखो ये इतना बड़ा फिगर था, इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया, 4 रेक्टेंगल में ये डिवाइड हो गया, है ना। वैसे ये जेड शेप का जो फिगर है ये 3 रेक्टेंगल में डिवाइड हो गया। वैसे ये नीला वाला जो फिगर है एक रेक्टेंगल, एक सेमी सर्कल और एक ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। तो वो डिवाइड करने का काम तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि मैं कैसे कैसे इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये डिवीजन का काम अपन बाद में देखेंगे, है ना। सेकंड स्टेप रहेगा अपना। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, मार्क एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। सेकंड फिगर, सेकंड अपना सेकंड क्या हुआ, सेकंड स्टेप डिवाइड द कंप्लीट एरिया इनटू स्मॉल एरियाज, ठीक है। स्मॉल एरिया में उसको डिवाइड करना है। अब थर्ड स्टेप में जाता हूं मैं। देखो अभी मैं ये पहले बता दे रहा हूं, फिर मैं तुमको लाइन से लिखवा दूंगा उसको, है ना। अभी मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसे समझा दे रहा हूं पहले। अब अपन क्या करेंगे, सॉल्व फॉर एरिया A1 A2 A3। अब आप जैसे टेबल बनाते थे ना, उसमें एरिया लिखते थे, एरिया A1 एरिया A2 एरिया A3, ठीक है। फिर उसका आप सेंट्रॉइड मार्क करेंगे हर एक एरिया का, ठीक है, और उसका एक्स और वाई का वैल्यू लिखोगे कोऑर्डिनेट का। तो वही काम जो आपने वहां सेंट्रॉइड में किया था वही काम यहाँ भी कर रहा है, कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। फिर ऑब्टेन द डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द होल इरेगुलर शेप। अब ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, आपको एक डिस्टेंस यहाँ पर निकालना पड़ता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक। और ऑलवेज रिमेंबर टू सब्ट्रैक्ट एरिया। तो ये आपको बताया था जहां कहीं हॉलो दिखता है ना, जैसे ये होल है, होल, ठीक है, तो इसको माइनस करना है, हमेशा इस एरिया को माइनस करना है, ठीक है। इस एरिया को आपको माइनस करना है, होल को, अगर आप उसको ले रहे हो तो। अगर नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आप कैलकुलेशन में उस एरिया को कंसिडर कर रहे हो तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा, हॉलो पोर्शन को माइनस करते हैं, ठीक है ना। और जो सॉलिड पोर्शन दिखता है उसको अपन प्लस करते हैं, जैसे एरिया A1 में प्लस करोगे A2 और उसमें फिर प्लस करोगे A3, तब जाके जेड शेप बनेगा, है क्या नहीं। और ये जो है ये पीला वाला, ये पीला वाला में क्या, एक बड़ा रेक्टेंगल है, इस बड़े रेक्टेंगल में एक छोटा रेक्टेंगल माइनस करोगे तो ये फिर ये शेप आएगा, ठीक है ना। तो अपने को ऐड कहाँ करना है और सब्ट्रैक्ट कहाँ करना है वो तो अपने को दिख जाता है, ठीक। तो ये स्टेप लिखे थे। इसके बाद ये आपको एक टेबल में दिखा रहा हूं जिसमें रेक्टेंगल है तो उसका एरिया कहाँ है और उसका सेंट्रॉइड कहाँ होता है, ये बीच में सेंट्रॉइड होता है, उसका एक्स और वाई का वैल्यू है, ठीक है। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है और उसका सेंट्रॉइड कहाँ पर होता है। सर्कल का एरिया कितना होता है, उसका सेंट्रॉइड कहाँ पर होता है, ठीक है। सेंट्रॉइड इसका 0 0 पे मतलब ओरिजिन पे है। इसी तरीके से सेमी सर्कल का एरिया भी आपको मालूम है और उसका सेंट्रॉइड 4r/3π पे होता है, ये भी आपको मालूम है। क्वार्टर सर्कल का भी मैं आपको बता चुका हूँ, एरिया आपको क्वार्टर सर्कल का πr² डिवाइड बाई 4 और उसका सेंट्रॉइड होता है 4r/3π एक्स एक्सिस से और 4r/3π वाई एक्सिस से, दोनों से होता है। और एलिप्स का एरिया ध्यान रखना, पाई इंटू A/B, ए मतलब हाफ ऑफ मेजर एक्सिस और बी इंटू हाफ ऑफ बी का मतलब हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। और सेंट्रॉइड तो इसका बीच में होता है यहीं पर, ठीक है। तो ये वाला टेबल आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर याद है, एरिया तो आपको रेक्टेंगल का मालूम ही है, सेंट्रॉइड भी आपको मालूम ही है, तो ये टेबल बस मैं ऐसे ही रख लिया हूँ। आपको रेफरेंस के लिए चाहिए हो तो यहाँ से ले सकते हैं, अपने को एरिया की जरूरत पड़ेगी और उसका सेंट्रॉइड मार्क करने की जरूरत पड़ेगी,
ठीक है। इसके बाद जब हम छोटे छोटे एरिया डिवाइड कर लेते हैं और उनका सेंट्रॉइड मार्क कर लेते हैं, तो once you obtain the location of the centroid from the axis, proceed to the calculation of moment of inertia। उसके बाद आप moment of inertia निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले सेंट्रॉइड मार्क कर लेंगे, उसके बाद moment of inertia निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। कंप्यूट फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच बेसिक सेल। अब ये जो है ये सेंटेंस खाली लिखा है, ये जब आप बनाओगे तभी समझ में आएगा, है ना। अच्छा, अभी अपन कंपोजिट फिगर में आ गए हैं। कंपोजिट फिगर में आ गए हैं तो कंपोजिट फिगर के लिए आपको ये कुछ फार्मूले रटने पड़ेंगे, है ना। फार्मूले क्या रटने पड़ेंगे? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला जो है रेक्टेंगल का, ठीक है, ये रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया bh³/12 होता है, ट्रायंगल का bh³/36 होता है ना, सर्कल का πd⁴/64 होता है। तो अभी तुम अगर कॉपी पेंसिल रखे नहीं सभी लोग, मैं जो बोल रहा हूं आप उसको नोट करना चालू करना है, ठीक है। अब उसको नोट करना चालू करो। मैं जो बता रहा हूं देखो, यहां से फिर से मैं चालू कर रहा हूं स्टेप नंबर 1 से, ठीक। चलो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये मत लिखना जो यहां दिखा रहा हूं, मैं अभी अपना मेन फंडा में अभी बता रहा हूं कैसे करना है। रखे हो कॉपी पेंसिल सब, ठीक है, रेडी सब? यस सर। चलो अब आप लिखो स्टेप्स टू फाइंड, स्टेप्स टू फाइंड MI। MI मतलब कैपिटल M डॉट कैपिटल I, MI मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो स्टेप्स टू फाइंड MI ऑफ composite area, steps to find MI of composite area। ठीक है, पहला स्टेप, पहला स्टेप मार्क X and Y axis of the composite area, mark X and Y axis of the composite area। ठीक है, अब कैसे मार्क करोगे, यहीं पर खेल है पूरा, ठीक है। तो अब आपका ये पहले पॉइंट के अंदर में लिखो, सबसे पहला ए करके लिखो, ए। आपका ये पहला पॉइंट चल रहा है, रुको मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे लिखना है। ये आपका सबसे पहला स्टार्ट हो गया कि स्टेप्स, है ना, स्टेप्स करके आपने चालू किया। एक मिनट, कलर, चलो मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो स्टेप्स, ठीक है। अब आपने स्टेप चालू किया तो आपका पहला स्टेप क्या है? मार्क X एंड Y एक्सिस, ठीक है। किसका? X एंड Y एक्सिस ऑफ कंपोजिट एरिया का X और Y एक्सिस आपको मार्क करना है, ठीक है ना। दूसरा नहीं, अब इसी के अंडर में है ना, इसी के अंडर में पहला पॉइंट कैसे मार्क करते हैं आपको बता रहा हूं मैं। इफ द फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट
x axis, if the figure is symmetric about x axis, then mark y axis at the left. ठीक है, मतलब समझे इसका मतलब? मैं आपको बता रहा हूं, मतलब यह है कि कोई ऐसा फिगर आप पकड़ो जो एक्स एक्सिस पे वो होता है, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक होता है। एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक मतलब समझते हो ना, सिमेट्रिक मतलब एक जैसा दिखता है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट एक जैसा दिखने वाला एक फिगर पकड़ते हैं अपन, ठीक है। एक फिगर हम पकड़े जो एक्स एक्सिस पे एक जैसा दिखता है, ये देखो, ये सी शेप का फिगर है, ठीक है। ये फिगर जो है ये एक्स एक्सिस पे, ये जो है इसका एक्स एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ठीक है। एक्स एक्सिस इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब मैं ये एक्स एक्सिस अगर बनाऊं तो इसके ऊपर का और नीचे का पोर्शन एक जैसा है क्या नहीं? इसका ऊपर और नीचे एक जैसा है ये एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो बताओ इसका वाई एक्सिस कहां लेना चाहिए? बताओ। लेफ्ट साइड। हाँ, इसका वाई एक्सिस जो होगा ना वो लेफ्ट साइड में होगा। कहने का मतलब है कि इसका वाई एक्सिस आप मार्क करोगे कहां पर, ये यहां पर, ये आपका वाई एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। वाई एक्सिस आपका लेफ्ट में आएगा। मीनिंग समझे जो मैं कह रहा हूं, उसका मीनिंग समझे? वाई एक्सिस आपको यहां पर लेना चाहिए, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस ऐसा नहीं है भाई आंख बंद करके कहीं भी मार्क कर दोगे ना तो काम नहीं बनेगा। एक्स और वाई एक्सिस आपको सोच समझ के मार्क करना है, ठीक है। तो पहला ये होता है कि अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स है तो वाई एक्सिस लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट है कि इफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री is y-axis, then mark x-axis at the bottom, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर y एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो आपको कहां मार्क करना चाहिए? बॉटम में मार्क करना चाहिए। एक सेकंड है, मैं अटेंडेंस ले लेता हूं क्योंकि ये बंद होने आ रहा है। बॉटम में लेना चाहिए का मतलब क्या होता है जरा देखो। बॉटम में लेना कहने का मतलब क्या हुआ?
देखो ये यहाँ साइड में फिगर बना के बता रहा हूँ आपको, है कौन सा फिगर है जिसका वाई एक्सिस सिमेट्रिक होता है, तो वो फिगर होता है टी शेप का, है ना। अगर अपन एक टी शेप का फिगर बनाते हैं ऐसा, ठीक है, तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है ना, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो सेंटर में है ना। इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपना वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसका, ऐसा, ठीक है। कहने का मतलब ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड और राइट साइड एक जैसा दिख रहा है ना। तो वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना। तो इसका एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, इसका इसमें कोई भी ऐसा एक्स एक्सिस नहीं है जो बनाने से ये ऊपर और नीचे आधा आधा एक जैसा दिखे, ठीक है। तो इसका एक्स एक्सिस कहाँ बनाना चाहिए अपने को, इसका एक्स एक्सिस कहाँ बनाना चाहिए बताओ, बॉटम में। बॉटम में बनाना चाहिए। ये एक्स एक्सिस इसका नीचे लेना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये होता है तरीका, ये ऐसा, इसका एक्स एक्सिस बॉटम में लेना है, ठीक है। ये लिख लेना भाई कॉपी में, ये कहीं बुक किताब में नहीं मिलेगा, है मैं जो बता रहा हूँ ना ये तरीका, ये किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये किताब में ऐसे लिखा रहता, ऊपर में जो लिखा है यह सब मैं एकदम 50 तो क्वेश्चन बनाने के बाद अपना खुद बनाया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लेना है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट देखो, अब ये बंद होने वाला है भाई, है ना, ये बंद हो जाएगा। उससे पहले पहले मैं जितना लिखा सकता हूँ लिखा देता हूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि इफ बोथ एक्सिस आर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर आपकी दोनों एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई तो आपको क्या करना है, देन टेक देम एज मेन एक्सिस, ठीक है। तो आप उसी को मेन एक्सिस मान लो, ठीक है। वो आपको ये तीसरे वाले का एग्जांपल, ये पीला वाला फिगर है,